हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड नेमिंग कन्वेंशंस को। ओके, तो हम इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चलना जाना है अपने वीएस कोड पर। जो हमने लास्ट वीडियो में जो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, फाइल पे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम रिएक्ट लर्निंग इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम न्यू टर्मिनल लेंगे, यहाँ पे न्यू टर्मिनल। और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें लिखना होता है npm run dev। तो हम स्टार्ट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब ये स्टार्ट हो गया उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। ठीक है, अभी बिल्ड बननी है और उसके बाद ही पूरा प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। इतने हम देख लेते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलते हैं आगे। तो हमारे पास ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर होता है एक रिएक्ट जेएस के ऐप का। तो हमारे पास होता है इसमें नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, एसआरसी, और एसआरसी के अंदर हमारे पास होती हैं ऐप डॉट जे एस एक्स, मेन डॉट जे एस एक्स, इंडेक्स डॉट सी एस एस, गिट। और इसके रूट पर होती है हमारे पास गिट इग्नोर फाइल, पैकेट डॉट जेसन, बीट कन्फिग डॉट जे एस एंड रीडमी डॉट एम डी। ओके, तो सबसे पहले हम जो देखने वाले वो हम देखेंगे पैकेट डॉट जेसन फाइल को। क्यों? सबसे पहले हम इसको क्यों देखने वाले कि ये प्रोजेक्ट का हट होती है, इसको बोल सकते हैं हट है, दिल है प्रोजेक्ट का। बिना इसके प्रोजेक्ट आपका रन ही नहीं कर सकता। तो ये क्या क्या चीज़ें कंटेन करती है उसको हमें देख लेते हैं हम। तो ये जो चीज़ें कंटेन करती है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर। जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, लिस्टेड इंस्टॉल्ड डिपेंडेंसीज, स्क्रिप्ट एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे टर्मिनल में क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले ये क्या कंटेन करती है, ये कंटेन करती है आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में। उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने किस लेटर में दिया था, स्मॉल लेटर में कंटेन करेगी। प्राइवेट ट्रू या फॉल्स कंटेन करती है, वर्जन और टाइप ऑफ मॉड्यूल। टाइप मॉड्यूल का मतलब यहाँ पे गाइस है कि हम ES6 यूज़ कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपर्ट यूज़ कर रहे हैं। हम ECMAScript 5 यूज़ नहीं कर, हम ECMAScript 6 यूज़ कर रहे हैं, ES5 का हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर वही सारी कमांड्स होती हैं, लाइक npm run dev, npm run build, npm run lint, npm run preview, जो हमें हेल्प करती हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, बिल्ड बनाने में और सर्वर को अप करने में। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज क्योंकि हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्ट है और ये रिएक्ट डॉम है, और इसका वर्जन मेंशन करती है कि कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हमें 19। और हमारी डेप डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, तो डेप डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज होती हैं जो हमें लोकल पे तो चाहिए होती हैं, लोकल प्रोजेक्ट पर। बट जैसे ही हम स्विच करते हैं अपने, लाइक हम डिप्लॉय करते हैं अपनी बिल्ड को एनवायरनमेंट पे और सर्वर पे, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे और सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं, तो इन डेप डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, और ये डेप डिपेंडेंसीज वहाँ पर जाती भी नहीं है, लोकल तक ही सीमित रहती है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन फाइल। ये क्या कंटेन करती है, ये कंटेन करती है मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेट डॉट जेसन। देखो, ये सारी चीज़ें कंटेन करती है वही वाली, और पैकेजेस के बारे में डीप में इंफॉर्मेशन कंटेन करती है कि कौन कौन से पैकेजेस हम यूज़ कर रहे हैं। देखो देखो, ये जैसे कि ये पैकेज है, तो ये पैकेज हमारे पास कहाँ से आया, कौन सी URL से डाउनलोड हुआ, इसकी इंटीग्रिटी क्या है, डेप ट्रू है, लाइसेंस इसका क्या है, डिपेंडेंसीज क्या है। मतलब इस पैकेज को चलाने के लिए हमारे पास ऑल्सो नेस्टेड पैकेजेस हो सकते हैं। तो इस पैकेज को चलाने के लिए हमारे पास ये है, ये दो नेस्टेड पैकेजेस हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। और इंजन की कौन सा नोड वर्जन इस पैकेज को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और इसी तरीके से ये रिएक्ट के बारे में भी कंटेन करती होगी। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रिएक्ट, देखो यहाँ पे देखो टाइप्स रिएक्ट, इस तरीके से सारे के सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करती है रिएक्ट के बारे में भी। ठीक है, ये रहा, ये वर्जन है, ये टाइप्स रिएक्ट है। तो इस तरीके से
हमारे पास पी डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, रिएक्ट कहाँ से डाउनलोड किया गया है, ये सारी चीज़ें कंटेन करती हैं। और इसके अलावा हम कोई थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट में, तो वो कहाँ पर लिस्टेड होता है, वो लिस्टेड होता है या तो अगर वो डिपेंडेंसी है तो यहाँ लिस्टेड होगा डिपेंडेंसीज के अंदर, और अगर वो डेव डिपेंडेंसीज है तो डेव डिपेंडेंसी के अंदर लिस्टेड होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद होता है हमारे पास, टॉप पर होता है हमारे पास नोड मॉड्यूल। सो दिस फोल्डर विच कंटेन्स ऑल नेसेसरी लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसी इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, और कंपोनेंट फोल्डर एक कस्टम फोल्डर है, ऑप्शनल है, आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट हम बेसिकली इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कंटेन करता है, ये कंपोनेंट और बटन हेडर्स वगैरह सारी चीज़ें कंटेन करता है जो भी हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है, नोड मॉड्यूल्स क्या करता है कंटेंट, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, और इसको मैं दिखाता हूँ। तो ये क्या कंटेन करता है, जितने भी डिपेंडेंसीज और डेट डिपेंडेंसीज हैं उनका कोड हमारे पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है। वो कोड सारा का सारा कहाँ अवेलेबल होता है, वो कौन सा फोल्डर कंटेन करता है, वो हमारा कंटेन करता है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, यहाँ पर कंटेन करता है। ठीक है, जैसे ये रिएक्ट है, अगर मैं रिएक्ट का कोड दिखाऊं, ये इसका कोड ऑलरेडी अवेलेबल होगा यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रिएक्ट का फोल्डर होगा, देखो तो इसका कोड ऑलरेडी लिखा जा चुका है यहाँ पर। देखो रिएक्ट का ये सारा का सारा कोड है, जितनी भी रिलेटेड फाइल है इसकी वो सारी की सारी यहाँ पे कंटेंट होती हैं। देखो जैसे हम npm i करते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है ये फोल्डर। रिएक्ट कैसे वर्क कर रही है बिहाइंड द सीन, उसका सारा का सारा कोड यहाँ पर अवेलेबल होता है। देखो इस तरीके से ये कंटेन करता है हमारा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। और कोई भी हम थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज़ करेंगे, लाइक इसके अलावा हमारे पास ESLint JS है, तो ये भी ESLint है, ESLint JS है, सारे की सारी चीज़ें ये कंटेन करता है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। और इसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, जब कभी हमें इसको इंस्टॉल करना होता है, ये किसी के साथ हम शेयर भी नहीं करते, वो सिंपली उसको यहाँ पर लिखना, इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है अपने सिस्टम को, सिंपली यहाँ लिखना होता है npm इंस्टॉल, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जैसे हम npm i लिखेंगे टर्मिनल के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे हम। उसके बाद है हमारे पास पब्लिक फोल्डर। तो ये क्या कंटेन करता है, तो ये कंटेन करता है स्टैटिक फाइल्स, लोडर, लोगोस, आइकन एक्सेट्रा। लाइक लेट सपोज हमारे पास कोई स्टैटिक लोगोस हैं, वेबसाइट का लोगो है, वीडियोस हैं या कुछ आइकन्स हैं, उन सारे के सारे चीज़ों को हम कहाँ पे कंटेन करेंगे, तो वो सारे के सारी इमेजेस और वीडियो जो हम कंटेन करेंगे वो हम यहाँ पर पब्लिक के अंदर करेंगे। जैसे कि ये वीट एस पी जी यहाँ पर, और देखो यहाँ पर हम ये वीट एस पी जी यहाँ पर लोड हो रहा है, देखो ये आइकन। ठीक है, तो यहाँ पर लोड हो रहा है, और ये डिस्प्ले कैसे हो रहा है, index.html से हो रहा है। अभी इस पर भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें सारे लोगोस जो भी हमारे स्टैटिक एसेट्स हैं वो रखने हैं, वीडियोस हो गई, लोगोस हो गए एक्सेट्रा, उनको हम रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट ऐप। अब इसके बाद इसमें आता है हमारा अगला index.html। index.html क्या करती है, सर्व एज ए सिंगल पेज एंट्री पॉइंट फॉर रिएक्ट ऐप। ये कहाँ पे अवेलेबल होती है, ये अवेलेबल होती है रूट फोल्डर पे index.html में। ठीक है, ये यहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, और ये HTML यहाँ पर अवेलेबल होता है इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो भी हमारा काम होता है ना, जो भी रिएक्ट ऐप बाइंड करता है वो इस div id रूट टैग के अंदर बाइंड करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इसके अंदर ये बाइंड कर देगा, जितने भी ये है यहाँ पर बाइंड करता है वो, यहाँ पे सारे का सारा कंटेंट इस index.html के, और index.html है सिंगल पेज सर्व होती है ब्राउज़र में। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा तो यहाँ पे सर्च होती है, ये सारी चीज़ें सर्व होती है, और देखो। ठीक है, और ये जो SVG जो लोड हो रहा था वो कैसे लोड हो रहा है, देखो यहाँ पे हमें देना फॉरवर्ड सेलेक्ट बीट SVG, ये जो लोगो है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट में भी। यहाँ इस तरीके से इसने दिया हुआ है इसका पाथ लिंक। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है। उसके बाद है हमारे पास सोर्स फोल्डर। तो सोर्स फोल्डर क्या होता है, हमारे पास मेन सोर्स कोड फोल्डर
दिस फोल्डर कंटेन्स ऑल सोर्स फाइल लाइक सोर्स डायरेक्टरी कंटेन्स यूर रिएक्ट कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट फाइल्स एंड CSS। ये फोल्डर क्या करता है बेसिकली, जितनी भी इसके पास ये कंटेंट करता है बेसिकली हमारा एसेट्स, CSS फाइल और जो जो भी हमारी कंपोनेंट फाइल होती है लाइक ऐप कंपोनेंट, ये वाली फाइल कंटेंट करता है, और ये मेन कंपोनेंट वाली फाइल कंटेंट करता है SRC फोल्डर हमारा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अगला। उसके बाद है हमारे पास app.js क्या क्या कंटेंट करता है बेसिकली, इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन। ये इसके जो भी कंपोनेंट होता है ना, इसके अंदर हम लोड कराते हैं बेसिकली, और इस कंपोनेंट को हम पास करते हैं अपनी main.jsx फाइल में। उसके बाद है हमारे पास main.jsx, इसके अंदर होता है हमारे पास रिएक्ट, और ये एकदम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से हम ऐप कंपोनेंट को हम इसमें इंपोर्ट करते हैं, और ये ग्लोबल CSS है, index.css जो ग्लोबल है। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट रूट और डॉक्यूमेंट डॉट रूट यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, और इसको हम रेंडर कर देते हैं। तो रिएक्ट डोम एक सेपरेट थिंग है, इस पर भी हम लाइक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं, अभी उसको अभी रहने देते हैं। तो रिएक्ट क्रिएट क्या करेगा, जो भी HTML हम रूट के अंदर लिखेंगे ना, उस जो भी हम HTML लिखेंगे विद इन रिएक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रूट, और इसके अंदर सारा का सारा कंटेंट जाकर ये अपेंड कर देगा। जैसा कि हमने देखा था अपनी index.html में, हमारे पास एक div-id रूट है, तो जो भी सारा का सारा काम हम विद इन रिएक्ट एप्लीकेशन करेंगे वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, और app.js के अंदर हमारे पास होती है app.css, तो ये CSS यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है हमने। ऐसे ही मेन के अंदर हमारे पास होती है मेन index.css, और ये मेन फाइल को हम कहाँ पे रेफर कर रहे हैं, index.html में देख सकते हैं, यहाँ पे हम src main.jsx। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं अपना, इसको याद रखना है main.jsx को रिएक्ट एंट्री पॉइंट है, जो भी हमारा कंपोनेंट गुजरता है वो इसी से होकर गुजरता है। ये मेन एंट्री फाइल है हमारे प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं गिट इग्नोर। तो गिट इग्नोर फाइल क्या है, तो गिट इग्नोर फाइल इज यूज टू टेल गिट विच फाइल्स एंड फोल्डर्स शुड बी इग्नोर, नॉट ट्रैक, नॉट मॉड्यूल्स लाइक .env एक्सेट्रा। तो बेसिकली गिट क्या है, तो गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पर 2 और मोर डेवलपर्स अपने कोड को शेयर करते हैं, और 2 कंपनीज और मोर कंपनीज भी शेयर करती हैं अपने कोड को विद डेवलपर के साथ। तो वो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो वो अलग चीज़। तो ठीक है, अब हम चाहते हैं क्योंकि जो भी हम कोड है वो सारा का सारा कोड लोकल पे तो रखेंगे नहीं, मान के चलिए कि इसका सिस्टम करप्ट हो गया या कुछ हो गया, किसी घर में आग लग गया, सिस्टम करप्ट हो गया या खो गया, लॉस्ट हो गया, तो सारा का सारा कोड हम रखते हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है गिट, तो हम गिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी फाइल वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं कंपनी में, इसी तरीके से वर्क होता है। अब ये क्या कंटेन करती है, जो भी फाइल है फोल्डर इसके अंदर हम लिख देंगे, वो गिट पे पुश नहीं होगा, वो लोकल पे ही रहेगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल नोड मॉड्यूल्स हमें क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम npmi लिख के उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऐसे हम डिस्ट फोल्डर नहीं चाहिए, और ये बहुत सारे फोल्डर हैं लाइक VS कोड, ये सारे फोल्डर हमें गिट पे पुश नहीं करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम क्या है हमारे पास, फोल्डर एंड नेमिंग कन्वेंशन। तो उससे पहले मैं इस पे जाने से पहले कुछ और चीज़ें फाइल एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। उसके बाद होती है हमारे पास ESLint config.js। तो ESLint क्या करती है बेसिकली, हमारे पास कोई भी एरर हम करते हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, तो वो लोकल पे ही बता देती है हमें। लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं कोई एरर करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ऐसे उड़ा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया ना, और ये किसकी वजह से आ रहा है, ESLint की वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, ये काम होता है ESLint फाइल का। तो इसमें जो भी रूल्स होते हैं, सारे रूल्स, कब एरर आना है कब एरर नहीं दिखाना, वो सारे के सारे रूल्स हम कॉन्फ़िगर करके रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम index.html को देख चुके हैं, इन दोनों को भी देख चुके हैं। उसके बाद होती है हमारे पास रीडमी फाइल। तो रीडमी फाइल बेसिकली कंटेन करती है कि रिएक्ट वीट के बारे में है, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे डाउनलोड करना है इसको, और प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है, वो सारी। और ESLint की कॉन्फ़िगरेशन, ये फाइल के सारे जो कोड है ये कहाँ पे अवेलेबल है, इसको
कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो सारे रीडमी फाइल के अंदर होता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास वीट कॉन्फ़िग फाइल, जो भी वीट प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी कंटेन करती है ये फाइल, ठीक है। तो दैट्स इट। ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में गाइस ये था सारा का सारा चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अब हम देखने वाले हैं अपनी नेमिंग कन्वेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं फ़ोल्डर की नेमिंग कन्वेंशन, हम रिएक्ट हमें क्या बोलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ़ोल्डर शुड बी लोअर केस विद डैशेस और कैमल केस। लाइक माई कंपोनेंट्स, हमें इस तरीके की नेमिंग कन्वेंशन नहीं रखनी है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें ऐसे यूज़ करने या तो माई हाइफन कंपोनेंट्स, और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कैमल केस में माई कंपोनेंट्स, ठीक है। तो प्लेस कंपोनेंट इनसाइड ए कंपोनेंट फोल्डर, और जो भी कंपोनेंट हम रखते हैं वो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये तो होगी फोल्डर की नेमिंग कन्वेंशन। अब हम देखने वाले हैं नेमिंग कन्वेंशन फॉर फाइल एंड कंपोनेंट नेमिंग। तो कंपोनेंट नेमिंग के लिए हमें जो यूज़ करना होता है, यूज़ पास्कल केस। और इसमें क्या होता है, अपर कैमल केस। लाइक फॉर ये कंपोनेंट्स माई बटन डॉट टी एस एक्स, और ये रॉन्ग है, और राइट सिंटेक्स ये है माई बटन टी एस एक्स, ठीक है। फंक्शन कंपोनेंट में कैसे करना है, लाइक फाइल का नाम जो भी हमारा कंपोनेंट का नाम है और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। लाइक लेट सपोज अगर हमारी फाइल का नाम बटन डॉट टी एस एक्स है, तो हमें कंपोनेंट का नाम ऐसे रखना चाहिए बटन, इस तरीके से, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं, देखो गाइस। जैसे हमारे पास ये ऐप है ना, तो ऐप का एक कैपिटल है और दोनों चीज़ स्मॉल है। यहाँ पर भी देखेंगे आप, ऐप का एक कैपिटल है, दोनों चीज़ स्मॉल है। इस तरीके से हम वर्क करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना कि अगर मैं ए स्मॉल कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा, और रिएक्ट का जो कंपाइलर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये एक नॉर्मल फंक्शन है या रिएक्ट कंपोनेंट है। तो रिएक्ट को कैसे पता चलता है कि ये रिएक्ट कंपोनेंट है, तो उसके लिए हम कैपिटल जो कंपोनेंट का जो पहला लेटर होता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं, और बाकी जो है कैमल केस में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा रिएक्ट आइडेंटिफाई करता है कि हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मल फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास लास्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वेरिएबल फंक्शन नेमिंग कैसे देते हैं। यूज़ केमल केस फॉर वेरिएबल्स एंड फंक्शन। लाइक यूज़र नेम, यूज़र का यूज़र स्मॉल है और नेम का एन कैपिटल है। और फंक्शन का देखिए गेट यूज़र डेटा, तो गेट स्मॉल है, फिर यूज़र है तो यू कैप्स कर दिया, डेटा है तो डी कैप्स कर दिया, इस तरीके से। अब बुलियन वेरिएबल्स लेते हैं ना, लाइक लैम इज़ लॉग्ड इन है, इज़ हैज़ एक्सेस है, और लाइक दिस। तो बुलियन जो वेरिएबल है ना, तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, या तो हम इससे करेंगे या हैश से और कैन से। और इवेंट हैंडलर करते हैं, जैसे हम हैंडल क्लिक, हैंडल चेंज, हैंडल माउस आउट, हैंडल माउस इवेंट। तो उन सब इवेंट को हम कैसे हैंडल करते हैं, उनको नेमिंग कन्वेंशन, उन फंक्शन की नेमिंग कन्वेंशन क्या रहेगी, तो उसका नेमिंग कन्वेंशन स्टार्ट करेंगे हम हैंडल से। लाइक ऑन माउस चेंज, हैंडल माउस चेंज, लाइक दिस एक्सेट्रा, और हैंडल क्लिक हो गया। तो ये था गाइस रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बाय बाय गाइस।